फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीज। और आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम का एमसीक्यू क्वेश्चन क्या करना है डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने ऑर्गेनिक में काफ़ी कुछ चैप्टर कवर कर लिया है। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जो केमिकल इक्विलिब्रियम का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहेगा कि द स्टेट ऑफ विच फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन अकर एट द सेम टाइम इज मतलब किस टाइम में फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट जो होता है वो सेम होता है। आपको पता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो ये किस में हो सकता है, इक्विलिब्रियम में हो सकता है। यानी ऑप्शन ए देखिए कह रहा है कि इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी कह रहा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम, नन ऑफ दिस। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो दोनों सेम टाइम में होते हैं। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर H2 plus I2 is converted to 2HI is। इस रिएक्शन के लिए आपसे यूनिट पूछ रहा है कि यूनिट क्या होगा। देखिए, इसका जो यूनिट होगा वो नो यूनिट, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होगा। और इसका रीजन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि देखते हैं कि भाई कौन कौन इसके रीजन को बता सकता है कि इसका यूनिट क्यों नहीं, मतलब इसका यूनिट कुछ क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके लिए छोड़ रखा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहेगा कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, क्या सिंगल एरो होता है, डबल एरो होता है, बार होता है, या नॉन ऑफ दीज होता है। तो हम जानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जब होता है तो उसके जैसे डबल एरो होते हैं, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन प्रोसीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वह किसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो भाई रिएक्टेंट का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लीजिए कोई रिएक्शन ए टू पी है ऐसे, तो ए को जितना बढ़ाएंगे उतना ही पी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ए का जो एक्टिव मास होता है इसी का प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन द रिवर्स रिएक्शन सल्फर ट्राईऑक्साइड डीकम्पोज टू। मतलब सल्फर ट्राईऑक्साइड को अगर डीकम्पोज किया जाता है रिवर्स के रूप में, तो इनमें से कौन होगा, सल्फर एंड ऑक्सीजन, सल्फर एंड डाइऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, या नन ऑफ दीज। आपको इसमें से बताना कि सल्फर ट्राईऑक्साइड जो होगा वो डीकम्पोज होकर कौन सा यूनिट इसमें से बनाएगा। तो देखिए, सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है वो डीकम्पोज होकर क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बनाएगा। क्यों, क्योंकि इसको जब बैलेंस करेंगे, जब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो इसको लिखते हैं क्या कि SO2 प्लस O2 इज कन्वर्टेड टू SO3, ऐसे ही लिखते हैं। इसको रिवर्सल में लिखते हैं, ये साइन लगा दीजिए। तो इसको बैलेंस करते हैं तो 2 यहाँ पे लगाते हैं और 2 यहाँ पे लगाते हैं। तो इनडायरेक्टली सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है अगर वो डिकम्पोज होता है, मतलब वो बैक साइड में आता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रूप में ही क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। कौन सा ऐसा लॉ है जो बताता है कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, या एक्टिव मास। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द लॉ ऑफ मास एक्शन ही बताता है कि इसका जो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए ये कोई ए टू पी में गया तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो इसके एक्टिव मास के, जैसे ये एक्टिव मास के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन इज प्रपोज्ड बाई। जो लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन जो है उसको कौन सा प्रपोज किया, किस साइंटिस्ट ने, न्यूटन ने, गुल्डबर्ग ने, वाजे ने, या लुइस ने, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो गुल्डबर्ग एंड वाजे ने ही लॉ ऑफ मास एक्शन को क्या किया है, प्रपोज किया है। ठीक है, 7 क्वेश्चन डिस्कस के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 8वां है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मेड इट पॉसिबल टू गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब किसी भी इक्विलिब्रियम में अगर कोई रिएक्शन है तो वो कौन सा ऐसा लॉ है जो बताएगा कि हमको मैक्सिमम प्रोडक्ट मिल सके।
तो मैक्सिमम प्रोडक्ट के लिए जो हमारा लॉ है वो ली चैटरियल प्रिंसिपल कहलाता है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप देख के जाइएगा। ली चैटरियल प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई रिएक्शन है, सपोज करिए कि ए प्लस बी इज कन्वर्टेड टू पी, अगर ऐसा इस प्रकार का कोई रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन कहता है कि अगर आप टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में वह इन चीज़ों को क्या कर सकता है, न्यूट्रल कर सकता है। वही हमारा ली चैटरियल प्रिंसिपल होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ली चैटरियल प्रिंसिपल के ही सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन में हम लोग मैक्सिमम प्रोडक्ट को पा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा द स्टेटमेंट अबाउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट ट्रू। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इनमें कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है? मतलब केसी, अगर केसी हम लोग लिखते हैं ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, तो केसी के लिए इनमें से कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है? पहला कह रहा है इट इज़ अ वेरी यूजफुल। भाई ये तो सही है, ये तो कंफर्म है, सही हो कि यूजफुल होता है। इट इज़ डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है केसी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये भी सही है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, क्या केसी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? बिल्कुल, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। यानी ये जो ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, वो क्या है हमारा? रॉन्ग है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन फॉर दिस रिएक्शन। अब देखिए, अभी मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन आपको बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग में ये आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा जो रिएक्शन लिखा है वो सही है। इस रिएक्शन के लिए आपको लॉ ऑफ मास एक्शन बताना है। क्या ये सही है? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, या एक्टिव मास ऑफ ए एक्टिव मास ऑफ बी? क्या आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ पी, या ए बी पी, या नन ऑफ दिस? तो भाई लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे रिएक्टेंट हमारा कौन सा है? ए एंड बी। तो या ए एंड बी पे डिपेंड करेगा, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आपको केसी का मान निकालना है। तो भाई देखो, केसी कैसे निकलता है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और उसका जो गुणांक होता है, जो यहाँ पे कोफिशिएंट होता है, वो पावर के रूप में चला जाता है। तो देखिए, पहले हम लोग सी और डी को लिखेंगे। तो सी और डी यहाँ पे है, यहाँ पे 3, तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे 2, तो मैंने 2 कर दिया। ए एंड बी, तो ए के पावर 2 और बी के पावर कुछ नहीं है, तो ये यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो रहा है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि पहले यहाँ पे रिएक्टेंट लिख दिया गया है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो कोफिशिएंट है उसको सामने रख दिया गया, साथ में रख दिया गया। तो बी और सी और डी तो कोई चांस नहीं है, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बी सी हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, केसी और केपी के बीच में हमको क्या करना है? रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इन चारों में से कौन सा होता है? देखिए, एक डेरिवेशन है जो इसका रिलेशन होता है कि केपी इक्वल टू के सी आर टी के पावर डेल्टा एन। वेयर डेल्टा एन क्या होता है? ये डेल्टा एन प्रोडक्ट का मोलों की संख्या और माइनस रिएक्टेंट की मोलों की संख्या। एन जो होता है वो मोलों की संख्या होती है, मोल का नंबर होता है, और डेल्टा डिफरेंस होता है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। केपी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। ठीक। अब इस पे देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में, तो थोड़ा इसको रीड कर लीजिएगा, बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी इन रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको केपी एंड केसी की वैल्यू क्या करनी है? रिलेशन पता करना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या दोनों इक्वल है। देखिए, रिलेशन होता है केपी बराबर केसी आर टी के पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होता है? प्रोडक्ट के मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट के मोलों की संख्या। तो भाई यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट के मोलों की संख्या कितनी है? 2। यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट की मोलक संख्या कितनी है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, तो 2 हो जाएगा। तो 2 में से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 0। जब यहाँ पे 0 रखेंगे, अरे इसी में डेरिवेशन में कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 रखेंगे तो आर टी के पावर 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी के पी बराबर के सी, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देख लीजिए, के पी बराबर के सी आर टी के पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होता है? प्रोडक्ट के मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट की मोलों की संख्या। तो प्रोडक्ट की मोलों की संख्या 2 है यहाँ पे, रिएक्टेंट की मोलों की संख्या 2 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। तो 1 1 2, 2 में 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब यहाँ पे 0 लिखेंगे तो आर टी के पावर 0। जब आर टी के पावर 0 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 0, तो के पी बराबर के सी, यानी ऑप्शन सी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
तो सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। आपका काम यही है कि जब भी ये क्वेश्चन को करिए तो नोट्स को सामने ओपन करके रखिए और उसके बाद से इन क्वेश्चन को करिए। और नोट्स में भी देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको बनने की ज़्यादा संभावना है। देखिए, इस पे आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। लॉ ऑफ मास अट्रैक्शन पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये रिलेशन में पूछ सकता है। बाकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कुछ है नहीं। ली चैटर्जी प्रिंसिपल क्या कहलाता है, इसके बारे में थोड़ा उसका स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। स्टेटमेंट कहता है कि भाई प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन क्या करता है, उन सब चीज़ों को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जिधर वो न्यूट्रल कर सके, उसको मतलब खत्म कर सके, ठीक ना। आइए 2 मिनट में एक बार रिवीजन करते हैं। द स्टेट ऑफ विच फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन ऑकर एट द सेम टाइम इक्विलिब्रियम, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो नो यूनिट होगा, लेकिन आपको बताना है ऐसा क्यों होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, डबल एरो, द रेट ऑफ रिएक्शन प्रोसीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास, किसका, रिएक्टेंट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, in the reverse reaction the sulfur trioxide decompose to sulfur trioxide and sulfur dioxide and oxygen, the rate of chemical reaction is the directly proportional to the active mass of reactant molecules। ये कौन सा हमारा लॉ है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट। द लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन वाज प्रपोज्ड बाय गुल्डबर्ग एंड वाजे। ये 7 क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मेड इट पॉसिबल टू गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ली चैटर्जी प्रिंसिपल के ही सहारे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन में हम लोग मैक्सिमम अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं। द स्टेटमेंट अबाउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट ट्रू, ये डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि क्या केसी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, नहीं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन दिस रिएक्शन, इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर दिस रिएक्शन, केसी की वैल्यू निकालेंगे वो मैंने आपको बता ही दिया। अब द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, केपी बराबर केसी आरटी के पावर डेल्टा एन होता है, और इसके लिए इक्वेशन मैंने लिखा तो वो आपको हो गया। तो ये 13 क्वेश्चन हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। जितना कोशिश हो रहा है हम लोग कर रहे हैं आपके लिए, बस आपको इसको धीरे धीरे फॉलो करते रहिए और नोट्स को देख के कुछ अपने अनुसार इसको जनरलाइज करिए, क्योंकि जब तक आपका थिंकिंग कुछ वर्क नहीं करेगा तब तक कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो फिर आगे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।